हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। और ये हम लोगों का वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग एक ही बार में इस पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों अराइज होता है और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और जो हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। और ये चैप्टर एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 भी पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में देंगे, वहां से जाकर के आप इसको देख लेना। और इकोनॉमिक्स में हर एक चीज हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। अब चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बोला किसको जाता है। और देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था और बार बार मैं समझाता हूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। गुड्स को परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, डिमांड है, सप्लाई है, मार्केटिंग है, हम लोग का बिहेवियर है, हर चीज हम लोग जो प्रैक्टिकल में जो हम लोग के ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होता है उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। सबसे पहले ये समझ जाओ कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है। सिंपल सा बात है, इकोनॉमिक एक्चुअल में एक ऐसा ब्रांच है जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया जाता है। कोई भी पर्सन सर्वाइवल के लिए कोई भी काम करता है और उस काम के बदले में उसको पैसा मिलता है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, या तो फिर आपका कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं पे वो जॉब कर रहा है, वो कुछ भी काम कर रहा है जहां से उसके लाइवलीहुड के लिए, उसके जिंदगी जीने के लिए उसको वहां से पैसा मिल रहा है। तो उन तमाम एक्टिविटी को, उन सभी एक्टिविटी को हम लोग कलेक्टिवली इकोनॉमिक का नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये हम लोग को पूछ रहा है कि इकोनॉमी क्या होता है। तो देखो ये बोल रहा है हम लोगों को इकोनॉमी क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमी, तो बोला गया है इकोनॉमी रेफर टू ए सिस्टम इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड सच एज एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज अंडर विच ए पर्सन undertakes various types of economic activities to earn his livelihood। यानी कि सिंपल बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअल में उन सभी एक्टिविटी को कलेक्टिवली कहा जाता है जहां कोई पर्सन अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए पैसा कमाता है। फिर चाहे वो कोई भी काम को कर रहा है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम किया, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम किया, ट्रेड से रिलेटेड कोई काम किया, बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या एक्सेट्रा, वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया है जहां से उसको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसा अर्न कर रहा है, उन सभी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आया समझ में, कुछ भी काम करो जहां से आपको पैसा मिल रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, उसी को हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन द इकोनॉमी बी डिवाइडेड, यानी बोल रहा है कि इकोनॉमी को हम लोग कितने सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मेनली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। यानी आपको बस अभी इतना याद रखना है कि इकोनॉमी के कितने ब्रांच होते हैं, इकोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स का। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, और तीसरा होता है हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लो। हम एक वर्ड में एक निमोनिक्स याद करवा दे रहे हैं, या मेन की पॉइंट याद करवा दे रहे हैं। ये जो हम लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर। एक ऐसा इकोनॉमी जिसको एक प्राइवेट सेक्टर चलाता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन अपना पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे कंपनी को, पूरे इकोनॉमी को वो खुद चला रहा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल नहीं करता है वो होता है हम लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे समझ लो मुकेश अंबानी हो गया, विजय माल्या हो गया, रतन टाटा हो गया, इन सभी लोगों का जो कंपनी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक
इंडिविजुअल पर्सन अपने हिसाब से बिजनेस को चलाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन मालिक नहीं होता है, इसको रेगुलेट करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहां ये दोनों मिलकर के चलता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमिक्स मिल करके जिस इकोनॉमिक्स को बनाता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इंडियन इकोनॉमिक किस टाइप का इकोनॉमिक्स है, तो बोल देना इंडियन का, भारत का, हमारे देश का जो इकोनॉमिक्स है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसके कुछ सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं और कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट, और दोनों मिल करके भी काम करता है। इसलिए भारत का अर्थशास्त्र यानी इंडिया का इकोनॉमिक एक मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। अब इन तीनों इकोनॉमिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस पढ़ते ही आपको इन सब का मीनिंग एकदम डिटेल्ड और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। एकदम इसको बेसिक सा चीज है, एकदम अच्छा चीज है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं बेसिस, कुछ कुछ डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, यहाँ लिख रहे हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स, और यहाँ लिख रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। अब ध्यान से इन सब के बारे में समझोगे, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। देखो क्या बोल रहा है मीनिंग में देखो क्या बोल रहा है, हम अभी समझाएं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कौन सा ओनरशिप होगा, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होगा, एक अकेला आदमी इसको चलाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, इसका ओनरशिप किसके हाथों में होगा? सोशल हाथों में होगा, यानी गवर्नमेंट के हाथों में होगा। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होगा जहां पे दोनों होगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होगा, यानी यहां पे गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों, यानी कि बोथ होगा, ठीक। इसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब होता है एक अकेला आदमी अपने मन मर्जी का मालिक होता है। तो हाँ भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, यहां लिख सकते हो यस, इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, ये अपने मन से हर डिसीजन को लेगा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है, यहां कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है, नो इंडिविजुअल फ्रीडम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको चलाता है, आप अपने मन मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी, सपोज कर लो, जियो का ओनर है, मुकेश अंबानी जियो का ओनर है, वो अपने हिसाब से, देखो जियो का रेट अभी वो बढ़ा दिए हैं, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने मन से जियो का रेट बढ़ा दिए। कल को अगर उनको जियो का रेट कम करना होगा तो वो जियो का रेट कम कर देगा। गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो मुकेश अंबानी का ये जो इकोनॉमी है वो होता है हम लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, यानी प्राइवेट इकोनॉमिक्स। और जिसको सरकार कंट्रोल करता है, सरकार का रूल रेगुलेशन लागू होता है, सरकार चलाता है, वो हम लोगों का कहलाता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ये सारा चीज, ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक्स मतलब जहां दोनों होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके चलाता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ मिक्स्ड में हाँ होगा इंडिविजुअल फ्रीडम बट लिमिटेड साइज। इंडिविजुअल फ्रीडम होगा लेकिन वो कैसे होगा? लिमिटेड होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये फ्रीडम इसमें नहीं होगा, जितना फ्रीडम यहाँ होगा उतना फ्रीडम यहाँ नहीं होगा। इसके बाद सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब होता है केंद्रीय नियंत्रण। तो चूंकि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए इसमें कोई भी सेंट्रल प्लानिंग नहीं होगा, नो सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है। हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्लानिंग होगा, यस, और कंप्लीटली होगा, क्योंकि इसको पूरे गवर्नमेंट ही चलाएगा। और यहां पे मिक्स इकोनॉमिक्स में सेंट्रल कंट्रोल होगा बट फुल्ली नहीं होगा, सेंट्रल कंट्रोल होगा बट नॉट फुल्ली सेंट्रल कंट्रोल इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन। हाँ भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कंपटीशन होगा, ठीक है, फ्री कंपटीशन इसमें पाया जाता है, देखने को मिलता है फ्री कंपटीशन। और यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स में कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ओनर होता है। और मिक्स्ड में कंपटीशन देखने को मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है।
इसी तरीके से आपको अगर पढ़ने मन करे तो देखो 8 पॉइंट हम समझा दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। मोटा मोटी इसमें बस इतना याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जिसको प्राइवेट और इंडिविजुअल पर्सन चलाता है। जैसे मान लो मुकेश अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गया, ठीक है, अडानी हो गया, इन सबका जो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है हम लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यानी कि प्राइवेट इकोनॉमिक्स, और ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है और गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन इसमें लागू नहीं होता है। दूसरी ओर सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहां पे गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन लागू होता है और जिसको गवर्नमेंट चलाता है और गवर्नमेंट ओनरशिप अपने पास रखता है। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, एक ऐसा इकोनॉमिक्स का सेक्टर जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के जिस इकोनॉमिक्स को चलाता है वो होता है हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। और इंडिया का यानी भारत का जो इकोनॉमिक्स है वो हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स दोनों मिलकर के चलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में सीख गए। अब हम लोग को अगर आपको और ज्यादा डिटेल में अगर थोड़ा पढ़ने मन करे तो आप चाहें तो मार्केट इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्लेन्ड इकोनॉमिक्स ऐसे समझो। मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग अभी जो पढ़े ना, मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्राइवेट इकोनॉमिक्स, मार्केट इकोनॉमिक्स का मतलब प्राइवेट इकोनॉमिक्स, और सेंट्रल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते। अब हम लोग इकोनॉमिक्स तो आ गए, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और पब्लिक बोथ इकोनॉमिक्स। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉरी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब सिंपल होता है कि अगर कभी भी किसी भी पर्सन के पास पैसा कम है, पैसा क्या है, लिमिटेड, मेरे पास आपके पास, हम सभी लोगों के पास इनकम यानी जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन हम लोगों का वांट्स, हम लोगों का डिजायर अनलिमिटेड होता है। तो जब कभी भी किसी भी पर्सन के पास पैसा कम होगा और वो उस कम पैसे से बहुत ज्यादा चीजों का डिमांड करेगा तो उस समय तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। जैसे आपके पास 5 रुपया है और आप डिमांड कर रहे हो 100 रुपया का, तो भाई 5 रुपया से 100 रुपया का सामान तो आपको नहीं मिलेगा, तो उस समय जो आपको प्रॉब्लम होगा दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है आपका वो होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को। किसी भी पर्सन के पास, मेरे पास, आपके पास, हम सभी लोगों के पास इनकम यानी पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन हम लोगों का जो डिजायर, हम लोगों का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है। ऐसे में जब हम लोग के पास पैसा कम है और हम लोग को बहुत सारे चीजों को खरीदना है, बहुत सारा हम लोगों को डिमांड है, तो हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग उन्हीं सामानों को सिलेक्ट करें जिससे हम लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, यानी हम आंधा धुन पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। तो पैसों से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है उसी प्रॉब्लम को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो एक वर्ड में समझा दे रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, मोर वांट्स बट लेस मनी। हमारा डिमांड बहुत सारा है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पैसा बहुत ही कम है, तो उस समय जो प्रॉब्लम होगा वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना, मोर वांट्स इज ग्रेटर देन इनकम, वांट्स इज ग्रेटर देन इनकम। उस समय जो प्रॉब्लम होगा दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ठीक है, और हर किसी के पास, आपके पास भी, आपके घर में भी, आपके आस पड़ोस में भी, हर जगह ये प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि हम सबके पास इनकम लिमिटेड है। अब देखो वही चीज समझा रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, सुनो थ्योरी। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द इनकम मनी ऑफ any person is limited but its need is unlimited. When a person wants to purchase more units of goods with his limited income, then the problem that arises at that time is called economic problem. The economic problem is basically a problem of election or choice. In such a situation, a person has to choose the goods he wants to consume. यानी सिंपल बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन के पास इनकम लिमिटेड होगा और उस लिमिटेड इनकम से वो अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड डिजायर को फुलफिल करना होगा, तो उस समय उसको जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता
है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली चॉइस ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है, चॉइस प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों को चीजों को चुनना पड़ता है कि हम लोग उसी सामानों को खरीदेंगे जिससे हम लोगों का ज्यादा वांट्स पूरा हो। इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, भाई क्या खरीदेंगे, देखो इसको, ठीक है, क्या खरीदेंगे, पैसा मेरे पास कम है, ये होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज क्या होता, क्यों होता है, क्या ऐसे हो जाता है जिसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन सुनो, व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज, फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द एक्यूरेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का बेसिकली ये 5 कारण होता है। सबसे पहला लिमिटेड इनकम, हमारे पास पैसा लिमिटेड है इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। अनलिमिटेड वांट्स या डिजायर, और हम लोगों के पास अनलिमिटेड वांट्स है, हम लोगों का अनलिमिटेड डिजायर है इसलिए होगा। इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और हमारे जो हम लोग डिमांड करते हैं चीजों को वो बहुत जल्दी डिमांड करते हैं इसलिए भी ये प्रॉब्लम होगा। लेक ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मींस, हम लोगों को किसी भी सोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज करना नहीं आता है, हम लोगों को हर चीज नया चाहिए, जुगाड़ करके हम लोग काम नहीं करते हैं इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। इनएबिलिटी टू सिलेक्शन द राइट आइटम्स, यानी हम लोग राइट आइटम को चूज ही नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को राइट आइटम क्या लेना है। तब ये 5 वजहों से हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होता है। सबसे पहले क्या क्या, लिमिटेड इनकम हम लोग के पास है, अनलिमिटेड वांट्स या डिजायर हम लोगों का है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स है हम लोगों का, लेक ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मींस है, और इनएबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट आइटम्स, हम लोग राइट आइटम्स को सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं इसलिए हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो वही चीज है हम लोगों का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही देखो यहाँ पे समझाया गया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम लोग अभी पढ़े उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहाँ पे समझाया गया है। देखो कुछ नहीं है, हम लोग ऊपर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़े उसी को यहाँ पे समझाया गया है। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब होगा, देखो ध्यान से समझना, जब हम लोगों का वांट्स, देखो वांट्स, हम लोगों का वांट्स, इसको देखना ध्यान से, जब हम लोगों का वांट्स ज्यादा होगा, किस चीज से, हम लोगों का रिसोर्सेस से। इसका मतलब है हम लोगों को बहुत ज्यादा चीज खरीदना है और हम लोगों के पास रिसोर्सेस कम है, उस समय जो प्रॉब्लम होगा वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे समझाया गया है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्यों है। तो अनलिमिटेड वांट्स है और जबकि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, भाई अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, उस समय जो प्रॉब्लम होगा वही प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा हम लोग के पास, देखे जैसे हम लोगों को चूज करना होगा, हम लोगों को देखना होगा कि कौन सा सामान हम लोग चूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब हम लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इसको तो ताला लगा दो, केबीसी खेलते हैं ना, देखते हैं केबीसी खेलते हुए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दो, लॉक कर दिया जाए। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट इज मीन्ड बाय द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, पहले ये समझ लो इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात है, जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, यानी अगर हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, जैसे कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सब लिमिटेड है। और जब हम लिमिटेड रिसोर्सेस से बहुत ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो प्रोडक्शन करते समय जो हमको प्रॉब्लम फेस करना होगा वही कहलाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यानी सिंपल बात है, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोला जाता है। एक लाइन में मेरे बातों को याद रख लेना, प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होगा उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग बेसिकली बोलेंगे क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और ये तब रेज होगा जब हम लोगों के पास प्रोडक्शन करने का जो रिसोर्सेस होता है, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए वो लिमिटेड है और उससे हम लोग बहुत ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उस समय जो हम लोगों को प्रोडक्शन फेस करना होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो बोला गया है एनी सेक्टर, यानी चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर का मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स हो या मिक्स्ड इकोनॉमिक्स हो, any sector of the economy whether it is capitalist, socialist or mixed economy, all the problems related to the production of goods and services is
ऑल दोज इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। अब आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, देन यू कैन से इट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है सर जी क्या उत्पादन करें, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस मतलब होता है कितना उत्पादन करें, और तीसरा whom टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए उत्पादन करें। तो बच्चा लोग आराम से याद रखना, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, any problem that is related to the production of goods and services is called central problem of an economy। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप का होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे उत्पादन करे, whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए उत्पादन करे। ये 3 प्रॉब्लम होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम लोग इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। यहां देखो, ये देखो वही चीज बेसिकली 3 टाइप का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है ना, अभी बताएं वही चीज है। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। चलो इसको हम आगे बताएंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। हाँ जी, ये रहा हम लोग का इकोनॉमी का फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करते समय उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहेगा। अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो हम पहले सोचेंगे यार कि हम प्रोडक्शन करेंगे किस चीज का। किस चीज का मतलब है खाने पीने के चीज का प्रोडक्शन करेंगे, या कोई मशीन बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस चीज का प्रोडक्शन हमको करना है। इसीलिए इस प्रोडक्शन का नाम पड़ा, इसीलिए इस प्रॉब्लम का नाम पड़ा व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी हैज टू डू विथ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू फर्स्ट डिसाइड व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज ही शुड प्रोड्यूस एज so as to satisfy the need of the maximum number of people. Due to the lack of means of production, the producer always has to keep in mind that he should choose those things which give maximum satisfaction। इसका मतलब है कि एक प्रोड्यूसर को हमेशा प्रोडक्शन करते समय ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, आप खाने पीने के चीजों का प्रोडक्शन करोगे, या आप कपड़ों का प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गाड़ी हो गया, उन सब का प्रोडक्शन कर सकते हो, या कोई भी एक्सपोर्ट का सामान, या कोई भी चीज का प्रोडक्शन आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का उत्पादन करें, ठीक है। सेकंड, देखो अब इसी चीज को थोड़ा और डीपली में समझना। यहां पे ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, उसमें कई सारे गुड्स हम लोगों के पास ऑप्शन होता है, कई सारा गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम लोग के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं प्रोडक्शन करने का, कई सारा ऑप्शन। देखो ये जैसे देखो ये पहला ऑप्शन है, ये देखो ये दूसरा ऑप्शन है, ये देखो ये तीसरा ऑप्शन है, कई सारा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वही रोटी कपड़ा मकान, इसका प्रोडक्शन करें, या तो फिर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन, इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्टर, ये सारा चीज। या तो फिर और भी ऑप्शन है मेरे पास
प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन करे, प्राइवेट गुड्स मतलब किसी के लिए घर बनाए, स्कूटर का प्रोडक्शन करे, किसी के लिए फैक्ट्री बनाए, या तो फिर पब्लिक गुड्स बनाए। पब्लिक गुड्स का मतलब जैसे स्कूल हो गया, मॉल हो गया, पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, उन सब का। या हमारे पास और भी ऑप्शन है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, चावल, अनाज, दाल, भात, नमक, चीनी, मसाला, इन सब का प्रोडक्शन करें। या तो फिर लग्जेरियस गुड्स का प्रोडक्शन करें। लग्जेरियस गुड्स का मतलब कार हो गया, मोबाइल फोन हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, कूलर हो गया, इन सब का प्रोडक्शन करें। तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि हम किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, और हमको इन्हीं में से किसी प्रोडक्शन को चूज करना है। हमको जो अच्छा लगे हम उस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, और ये देखेंगे कि उस चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसको मिल रहा है। अब इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने का दो तरीका होता है, वो चाहे तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकता है, या चाहे तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकता है। लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? देखो, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब है कि प्रोडक्शन करने के लिए वो मजदूरों को नहीं लगाएगा, प्रोडक्शन करने के लिए वो मशीनों को लगाएगा, मशीनों का तरह प्रोडक्शन करेगा, मशीनों से प्रोडक्शन करेगा। और दूसरा होता है हम लोगों का लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स, जहां प्रोडक्शन करने के लिए मशीन को ना लगा करके लेबर को लगाएगा। ध्यान से समझना, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब दो ऑप्शन होगा। जैसे सपोज कर लो हम कपड़ा का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, हम कपड़े का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम कपड़े को प्रोडक्शन करने के लिए मजदूरों को नहीं लगा रहे हैं, कपड़े का प्रोडक्शन करने के लिए हम कपड़ा का मशीन टेक्नोलॉजी को लगा दिए। हम विदेशों से जाकर के मशीन खरीद के लाए और मशीन लगा दिए, और मेरा मशीन प्रोडक्शन कर रहा है, कपड़ा बनाने का काम मशीन के द्वारा कर रहे हैं। यह होता है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, ठीक है। इसके बाद लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का मतलब होता है कि हम प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों को नहीं लगा रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हम लेबर को लगा रहे हैं। हमको जितने भी कपड़ा बनाना है, हम कपड़ा लगाने के लिए लेबर रखे हैं, मजदूरों को रखे हैं, वही लोग जो है कपड़ा सी करके अपने हाथों से कपड़ा बुन करके कपड़ा बना रहा है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए अगर मशीन को लगा रहे हैं तो वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक होगा, और अगर प्रोडक्शन करने के लिए हम अगर लेबर्स को लगा रहे हैं तो वो मेरा लेबर इंसेंटिव टेक्निक होगा। अब ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से किस टेक्निक को अपना सकता है। लेकिन बेसिकली ये देखा जाता है कि जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है वो हमेशा कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना पसंद करता है, और जो इकोनॉमिक जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ है यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स को अपनाता है। और भारत जो है, इंडिया जो है, ये दोनों ही टेक्निक को अपनाता है। अब ध्यान से समझना, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है द सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज हैज टू विथ द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है। यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का जो दूसरा प्रॉब्लम होता है हाउ टू प्रोड्यूस, वो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होता है। A producer has to pay attention to the technology by which he should produce goods and services. If he wishes, he can produce by either labor. अगर वो चाहे तो प्रोडक्शन करने के लिए मशीन, या चाहे तो लेबर, दोनों में से किसी को भी लगा सकता है। लेबर इंसेंटिव टेक्निक और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, प्रोडक्शन का दोनों तरीका होता है, लेबर इंसेंटिव भी और कैपिटल इंसेंटिव भी। देखो, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए सपोज कर लो लेबर्स को लगा रहे हैं, लेबर्स को, तो ये लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स है। और दूसरी ओर प्रोडक्शन करने के लिए किसको लगा रहे हैं हम लोग? मशीनों को। जब मशीन को लगाएंगे, टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, तो ये हम लोग का कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक होगा। और एक प्रोड्यूसर के पास दोनों ऑप्शन होता है, वो चाहे तो लेबर इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकता है, या चाहे तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकता है। उस पर डिपेंड करता है, उसको जैसा अच्छा लगे वो उस तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अब यही चीज को देखो समझाए हैं, एक हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ टेक्निक का प्रॉब्लम है। दो ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो लेबर इंसेंटिव को अपना सकते हैं। अगर लेबर इंसेंटिव टेक्निक होगा तो लेबर्स को ज्यादा लगाएंगे मशीनों के मुकाबले, और अगर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हैं तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स में हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए लेबर से ज्यादा मशीन को रखेंगे। ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक का जो तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है
हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए प्रोडक्शन करे। इकोनॉमिक का ये जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रोड्यूसर को ये देखना पड़ता है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है वो सोसाइटी के किस लोगों के लिए कर रहा है। अच्छा, कभी आप लोग नोटिस किए हैं, आप अगर मॉल में जाकर के कोई सामान खरीदोगे तो मॉल में चीजें बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। अगर वहीं का आप कोई लोकल मार्केट में चले जाओ, वहां पे चीजें बहुत सस्ता मिलता है। हम बोकारो से हैं, हम लोग का बोकारो स्टील सिटी में दूंदी बाजार करके नया मोड़ में एक बाजार है, दूंदी बाजार। बाप रे, वहां चीज बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। और इससे भी ज्यादा सस्ता तो मिलता है जमशेदपुर। आप अगर जमशेदपुर जाओगे तो जमशेदपुर में साक्षी मार्केट करके एक जगह है, साक्षी मार्केट में चीजें और ज्यादा सस्ता मिलता है। और वहीं अगर आप मॉल से सामान खरीदोगे तो महंगा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रोड्यूसर गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो चीजों को सस्ता रखता है, लेकिन वहीं अगर जब वो अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करता है तो उसका क्वालिटी को बढ़ाता है और उसके साथ साथ उसके दाम को भी बढ़ाता है। तो इसलिए ये देखना चाहिए एक प्रोड्यूसर को कि वो किस चीज को, मतलब किस ऑडियंस को वो टारगेट कर रहा है जहां से वो उन चीजों को बेच सके। देखो वही बोल रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है द थर्ड सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज whom to produce. This problem is related to the distribution of production. Under this, the producer has to take care of which section of the society the goods and services he producing आर फोर। किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहता है? गरीब लोगों के लिए, मतलब सोसाइटी के मिडिल और लोअर मिडिल लेवल के लिए करना चाहता है, या सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग होते हैं उन लोगों के लिए वो प्रोडक्शन करना चाहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे और डिटेल में समझाएं। अगर आपको पढ़ना है तो वही चीज है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो छोड़ देना, हम जो पढ़ाएं उतना पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपको येलो कलर का लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी। अब ध्यान से समझना कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, अच्छा से समझना। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहले इसका मीनिंग समझिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी का मतलब सिंपल है। अगर मान लो कि हम एक प्रोड्यूसर हैं और हमको दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, हम दो तरीके का गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेस होता है वो लिमिटेड है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, हर चीज मेरे यहाँ लिमिटेड है। और इन लिमिटेड चीजों से हमको दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है। तो जैसे जैसे हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन कम होते जाएगा। इसी चीज को जिस कर्व से दिखाया जाता है वही कहलाता है हम लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो प्रोडक्शन के अलग अलग पॉसिबिलिटीज को बताता है, जहां एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जब दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो जैसे जैसे वो एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है वैसे वैसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगता है, और जैसे जैसे दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाता है वैसे वैसे पहला गुड्स का प्रोडक्शन कम होने लगता है। इसको ही जिस ग्राफ से दिखाते हैं उसी कर्व को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी बोला जाता है। और ये प्रॉब्लम होना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अगर मान लो कि हम ही अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो हम प्रोडक्शन करने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज को नहीं लगाएंगे। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, मेरा जो फैक्ट्री होगा उसका एरिया लिमिटेड होगा, फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो लिमिटेड नंबर में होंगे, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन लगा होगा वो भी लिमिटेड में होगा, रॉ मटेरियल होगा वो भी लिमिटेड में होगा। और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से दो तरीके के चीजों का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मान लो एक का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं चॉकलेट का और एक प्रोडक्शन कर रहे हैं आइसक्रीम का, चॉकलेट और आइसक्रीम का। पक्का लड़की लोग के मुंह में पानी आ गया होगा चलो, एक चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक आइसक्रीम का। तो जैसे जैसे चॉकलेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन मेरा घटते जाएगा, और जैसे जैसे आइसक्रीम का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे चॉकलेट का प्रोडक्शन घटते जाएगा। इसी चीज को बोला जाता है, इसी चीज को जिस ग्राफ से दिखाते हैं, जिस कर्व से दिखाते हैं, उसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का थ्योरी सुनिए। बोला जा रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर टू ए कर्व दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज इन द इकोनॉमी। अब यहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं, व्हेन ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस टू गुड्स as the quantity of production of one goods increases the quantity of produced by the other decreases। यानी जैसे जैसे एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा
दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा। दिस कर्व विच रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसी चीज को जिस कर्व से दिखाते हैं उसे ही हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। जैसे जैसे एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा। इसी चीज को जिस कर्व से दिखाएंगे वही हम लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। ठीक है, चलो अब देखो एक सिचुएशन यहाँ पे मिला है हम लोगों को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अच्छा से समझने के लिए, एकदम डिटेल्ड में और अच्छे से समझना। हम यहाँ पे एक ग्राफ का हेल्प से आप लोगों को अभी हम समझाएंगे। ध्यान से समझना। अब इसको देखो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में समझते, एकदम अच्छा से समझना इस चीज को। बोला गया है प्रोडक्शन ऑप्शन टेबल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ध्यान से समझना, ये हम लोगों के पास ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके बाद हम दो तरीके के चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक प्रोडक्शन कर रहे हैं व्हीट यानी कि गेहूं, और एक है मशीन। हम दो चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं का और मशीन का। अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग यहां देखना, जैसे जैसे गेहूं का प्रोडक्शन देखो बढ़ रहा है, 0 1 0 1 2 3 4, देखो ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जैसे जैसे गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है देखो वैसे वैसे मशीन का प्रोडक्शन घट रहा है। मशीन 50 50 से 40 हो गया, 35 हो गया, 20 हो गया और 0। जैसे जैसे गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मशीन का प्रोडक्शन देखो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक प्रोडक्शन घटेगा। ठीक है, क्यों सर ऐसे होगा, एक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा प्रोडक्शन घटेगा क्यों? सिंपल बात है ना, जिस चीज का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं हम लोग वहां पे हम लोग रिसोर्सेस को ज्यादा डाल रहे हैं, प्लांट मशीनरी लेबर कच्चा माल वहां ज्यादा डाल दिए तो प्रोडक्शन बढ़ा। और जहां पे ये कच्चा माल मशीनरी लेबर नहीं डाले उसका प्रोडक्शन कम होगा ही होगा। अरे समझ में? ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो अब इसी चीज को एक ग्राफ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीसी ग्राफ एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको अच्छा से समझना। ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से हम लोग अच्छा से एक यहाँ पे लकीर खींच देंगे। चलो ये हो गया, ये मेरा हो गया 0, ये हो गया मेरे लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे लिए वाई एक्सिस। क्लियर है सर जी? हम लोग यहाँ पे रखते हैं नीचे व्हीट को। चलो यहाँ पे हम लोग किसको रखेंगे, व्हीट्स को। और इस कर्व में यानी कि वाई एक्सिस में हम लोग रखते हैं मशीन को। इसको रखते हैं मशीन को। आप लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये 0 1 2 3 है, ये 0 हो गया। सपोज कर लो ये 0 हो गया ना, ये हम लोगों का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ देखो 50 45 लगभग 5 का डिफरेंस है ना, 5 में लेते चलो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। चलो मान लो ये हो गया हम लोगों का 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये हो गया 50। ठीक है, ले लिया। अब देखो इसको मिलाते हैं। देखो मिलाना पहले समझना। देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हमको इसका कलर चेंज कर लेने दो। हाँ थोड़ा सा मिलाते हैं इसलिए इसका थोड़ा सा हम कलर अभी चेंज कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब गेहूं का प्रोडक्शन 0 था, जब गेहूं का प्रोडक्शन 0 था तो मशीन का प्रोडक्शन 50 था। ये देखो जब गेहूं का प्रोडक्शन ये रहा 0 तो मशीन का प्रोडक्शन कितना था, 50। ये देखो इस लकीर में मशीन है, मशीन ये देखो यहाँ हो गया 50। अभी तो कलर चेंज किए थे, क्या चेंज करते हैं, चेंज हो बे नहीं करता है। चलो यहाँ पे हो गया ये 50। ठीक, इसके बाद जैसे ही गेहूं का प्रोडक्शन 1 हो गया मशीन का प्रोडक्शन घट के 45 हो गया। गेहूं का प्रोडक्शन जैसे 1 हुआ मशीन का प्रोडक्शन घिंच के 45 हो गया। तो देखो एक के ठीक सीधा ऊपर में जाना, लगभग यहाँ हो जाएगा ये 45। थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे होगा, मैनेज कर लेना। ठीक, इसके बाद जैसे गेहूं का प्रोडक्शन 2 हुआ तो मशीन का प्रोडक्शन 35 हो गया। ये 2 हो गया, ये 35 हो गया, घट गया लगभग, ये सपोज कर लो आ गया यहाँ, घट गया लगभग। इसके बाद जैसे ये 3 हुआ, ये 3 हुआ तो वो कितना हो गया, 35। तो ये 1 मिनट 45 और 3 का कितना हो गया, और 3 का हो गया 20। 3 था, 3 का हो गया ये 20। चलो 3 का ये लगभग 20 हो गया। इसके बाद जैसे ही ये 4 हुआ वो कितना हो गया, 0। है देखो 4 और ये क्या हो गया, 0।
समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग एक ग्राफ का हेल्प से दिखा देंगे, ठीक है? किसके हेल्प से जी? लगभग ये यहाँ आएगा। एक ग्राफ का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको आप मिला देंगे। देखो एक ग्राफ का हेल्प से क्या किए, मिला दिए। इसी ग्राफ को, ये जो ग्राफ दिखा आपको डाउन होते हुए, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो ये अलग अलग सिचुएशन है। ये देखो ये यहाँ पे एक सिचुएशन था, ऐसे करके ये देखो ये दूसरा सिचुएशन होगा, ऐसा करके ये देखो ये तीसरा सिचुएशन होगा, ये हम लोगों का चौथा सिचुएशन होगा, और ये हम लोगों का पांचवा सिचुएशन हो गया। समझ में आया? इस तरीके से कर्व बना है, ध्यान से समझना। इस तरीके से, इस तरीके से एक यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, और एक आपका लगभग यहाँ होगा। समझ में आ रहा है? डाउन देखना, डाउन डाउन, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी। अब ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का पीपीसी कर्व होता है, इसका दो फीचर होता है। पहला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कॉनकेव टू द ओरिजिन। दो इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। पहला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब देखो, ये जो यहाँ पे जीरो है ना हम लोगों का, जीरो, ये होता है हम लोगों का बेस पॉइंट। और देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसकी ओर ऐसे झुक के खड़ा है। कैसे करके खड़ा है? झुक के खड़ा है। एग्जाम में पूछता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सिस की ओर, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, तो बोलना कॉनकेव होता है। कैसे होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब होता है नतोदर होता है, ठीक है? दो इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। देखो दो तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिचुएशन दे रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। चलो, और दो चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज कर लो एक है हम लोगों का चॉकलेट और एक है हम लोगों का सपोज कर लो आइसक्रीम, ठीक है? मान लो ये था 100 से 80 हो गया, 80 से 60 हो गया, 60 से सपोज कर लो 40 हो गया, 40 से 20 हो गया, और ये जीरो। और सपोज कर लो ये था 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये चीज आप हमको क्या करना, आप हमको इसको बना करके हमको दिखा देना, ठीक है? इसका आप लोग बनाना, सेम इसका भी इस तरीके से आप लोगों का बनेगा, ठीक है? बना लेना इसको। चलो, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फीचर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फीचर एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन बनता है, ठीक है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का फीचर ध्यान से समझना। स्लाइंट फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज द फॉलोइंग स्लाइंट फीचर्स। दो इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, दो इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहला, the slope of the production possibility curve drowns downward from left to right। हम अभी समझाएं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब यही होता है बच्चा, देखो कॉनकेव टू द ओरिजिन का मतलब यही होता है कि ये ओरिजिन है जीरो, इसकी ओर इस तरीके से झुका हुआ रहता है, इसी को बोला जाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या क्या एजम्पशंस होता है? एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एजम्पशंस का मतलब होता है कि अगर हम ये जाने कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बोलता है कि जैसे जैसे एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन घटेगा ही घटेगा। लेकिन ये नियम लागू कब होगा? ये नियम लागू होने का कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगा। तो ये नियम लागू तब होगा जब ये ऐसा हो। तो ये नियम लागू कब होगा, उसी को बोला जाता है एजम्पशन, ठीक है? और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बेसिकली ये आपका चार एजम्पशंस होता है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का 4 एजम्पशंस होता है। कौन कौन? सबसे पहला, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी स्टेबल, यानी प्रोडक्शन करते समय जो भी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो भी रिसोर्सेस है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, लेबर, इसके बाद रॉ मटेरियल, वो स्टेबल रहना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड बी स्टेबल, प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आप लगाए थे, अगर लेबर इंसेंटिव टेक्निक लगाए थे तो वही रखना, अगर आप कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक लगाए थे तो वही रखना। तीसरा है, देयर शुड बी फुल यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी आपके यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उसको अच्छे और फुल यूज करना। इसके बाद टू गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तभी होगा जब आप कम से कम 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप 1 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लागू नहीं होगा, इसके लिए 2 गुड्स होना चाहिए, ना 2 गुड्स से ज्यादा ना 2 गुड्स से कम। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का 4 इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है। आगे नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं, देखो वही चीज है। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग अभी सीखे ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखो ऐसे होता है, ध्यान से समझना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे होता है ना, 0 x y, यहां एक गुड्स रहेगा, यहां दूसरा गुड्स रहेगा, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे होगा ना भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे गिरेगा। ठीक, लेकिन पता है ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ग्राफ है, ये कभी कभी या तो फिर ग्राफ आगे बढ़ जाएगा या कभी कभी ये ग्राफ पीछे हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी कभी या तो आगे हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे हो जाएगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पहले से और पीछे हो जाएगा। सर क्या ऐसे होगा जिससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या तो आगे हो जाएगा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे होगा? भाई कई सारा रीजन है। जैसे अगर हम लोग रिसोर्सेस को बढ़ा देते हैं, अगर प्रोडक्शन करने के लिए हम पहले जितना प्रोडक्शन करते थे अब उससे ज्यादा और रिसोर्सेस बढ़ा दिए, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल सब बढ़ा दिए, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन अभी दिख रहा है ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी के जगह अगर रिसोर्सेस को डिक्रीज कर देंगे, रिसोर्सेस को कम कर देंगे तो यही प्रोडक्शन मेरा क्या हो जाएगा? यही प्रोडक्शन मेरा घट जाएगा, प्रोडक्शन पीछे आ जाएगा। आया समझ में? कुछ भी हो सकता है भाई, अगर हम रिसोर्सेस को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिसोर्सेस को घटाएंगे तो प्रोडक्शन घटेगा। तो हाँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो सकता है, या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और बढ़ जाए आगे या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे आ जाए। ठीक है, चलो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हमें बड़ा करके दिखाते हैं। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम 2 तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, गुड्स ए और गुड्स बी, कोई भी गुड्स हो सकता है। जैसे सपोज कर लो हम प्रोडक्शन कर रहे थे चॉकलेट और आइसक्रीम का, ये चॉकलेट है और ये क्या है? आइसक्रीम है। तो अगर हम सपोज कर लो कि चॉकलेट का प्रोडक्शन को हम कम करेंगे, चॉकलेट का प्रोडक्शन को कम किए, तो चॉकलेट का प्रोडक्शन कम करने से ये चॉकलेट का प्रोडक्शन का जो पैसा बचा, ये पैसे को हम किसका प्रोडक्शन में लगा सकते हैं? आइसक्रीम का। यानी जितना प्रोडक्शन चॉकलेट का कम किए, इसका जो पैसा बचा, ये पैसा अपॉर्चुनिटी होगा किसके लिए? आइसक्रीम के लिए। चॉकलेट का पैसा अपॉर्चुनिटी होगा किसके लिए? आइसक्रीम के लिए। यही चीज कहलाता है। जैसे सपोज कर लो हम आपको अभी बोल रहे हैं कि सपोज कर लो हम 2 तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। मेरे पास ये 2 बुक्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक है हम लोगों का क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का बुक, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और एक है हम मेरा क्या कौन सा बुक? फ्लेमिंगो का बुक। ठीक है, हम 2 तरीके का बुक का प्रोडक्शन करेंगे। अब सपोज कर लो कि हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो इकोनॉमिक्स का बुक है ये बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदता है, तो हम इकोनॉमिक्स के बुक का प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो जितना इकोनॉमिक्स का गुड्स का प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं तो इसका पैसा बच रहा है, इसका जो पैसा बचा हम उससे किसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? हम फ्लेमिंगो बुक के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो एक गुड्स को सेक्रीफाइस करने से इसका जो कॉस्ट है वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। समझ में आया? यही कहलाता है हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो वही बोल रहा है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन गुड्स इज दैट ऑफ अनदर गुड्स दैट हैज टू बी लेफ्ट
और प्रोड्यूस ऑफ फर्स्ट गुड्स, यानी पहले गुड्स का प्रोडक्शन के लिए जिसको छोड़ दिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जैसे ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्सेप्ट समझो। सपोज कर लो हम लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लिमिटेड है, क्या है हम लोगों के पास, लिमिटेड है। और सपोज कर लो उससे हम लोग दो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक हम लोग व्हीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं 5 लाख रुपए का गेहूं का भी प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा मशीन का प्रोडक्शन करते हैं 4 लाख का। कितना का मशीन प्रोडक्शन करते हैं, 4 लाख का। अब इन दोनों में से हम लोग डिसाइड किए कि भाई चलो हम लोग गेहूं के प्रोडक्शन ही करेंगे, मशीन का प्रोडक्शन हम लोग नहीं करेंगे, और हम लोग प्रोडक्शन किए गेहूं का और गेहूं का प्रोडक्शन स्टार्ट किए। तो जब हम लोग गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं और मशीन का प्रोडक्शन नहीं किए, तो मशीन का प्रोडक्शन करने से कितना रुपया बचा, 4 लाख बचा। तो ये 4 लाख रुपया हम किसके प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, ये 4 लाख हम लोग गेहूं के प्रोडक्शन को लगा सकते हैं। यानी ये जो 4 लाख रुपया का मशीन है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके लिए हो जाएगा, गेहूं के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। है समझ में, यही होता है हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक गुड्स को छोड़ रहे हैं दूसरे गुड्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगा वो पैसा। चलो अब रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का अल्टरनेटिव नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोनों का मतलब एक्चुअल में दोनों सेम चीज को बताता है कि एक चीज का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे चीज का प्रोडक्शन घटा रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है, एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन घट रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि एक गुड्स के प्रोडक्शन को छोड़ रहे हैं तो इसका जो पैसा है वो हम दूसरे गुड्स में लगा करके इसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी तो यही बोल रहा है ना भाई, एक गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा तो दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यही कारण है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक दूसरे के अल्टरनेटिव में यूज किया जाता है, और एक्चुअल में दोनों ही जो होता है वो सेम चीज को हम लोगों को दर्शाता है, दोनों का बनने वाला ड्राइंग भी सेम होता है। देखो क्या बोल रहा है, क्या रिलेशन होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। बोला गया द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी समझ सकते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेल अस दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, कमोडिटी मतलब गुड्स, वी हैव टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, यानी जब एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को कम करना होगा। Thus, the basis of the notion of average cost is the choice of the object or opportunity to be decreased। भाई दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए एक दूसरे के बदले दोनों को यूज किया जाता है। देखो एक ग्राफ से समझने का कोशिश करो, किससे, ग्राफ से, ध्यान से समझना। देखो हम लोगों के पास ये 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 ऑप्शन है। ये है हम लोगों का गुड्स एक्स, 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एक्स, और ये है हम लोगों का गुड्स वाई। देखो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन कैसे है, 0 1 2 3 4 5, और गुड्स वाई का प्रोडक्शन है देखो 15 14 12 9 5 और 0। क्लियर है। तो देखो अगर सपोज कर लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे बनेगा, अगर हम लोग मान लो कि शुरू में देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं रहेगा, शुरू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 15 से कितना आ गए 14, यानी पहले हम लोग गुड्स वाई का प्रोडक्शन 15 करते थे और अब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 14। तो बताओ जब 15 से 14 आए तो कितना हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बच गया, एक अपॉर्चुनिटी बचा। देखो यही एक अपॉर्चुनिटी से हम लोग यहाँ दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर दिए, और जैसे ये देखो यहाँ पे हम लोगों का 14 से हो गया 12, तो बताओ कितना अपॉर्चुनिटी बच गया 2। तो देखो 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए बन गया। अब ये देखो 12 से कितना हो गया 9 हो गया, यानी कि ये 3 बच गया, तो देखो 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ बन गया। देखो वही चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। देखो 15 से 14 हो गया तो 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गया, 14 से 12 हो गया तो 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गया, 14 से 12 से 9 हो गया तो 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गया, 9 से 5 हो गया तो 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, और 5 से 0 हो गया तो 5 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। एक गुड्स को छोड़ रहे हैं तो वही दूसरे गुड्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना देगा, यही इन दोनों में रिलेशन होता है। और ये भी देखो ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का देखो ड्राइंग, देखो अभी बताए थे ना दोनों सेम होता है, इसी चीज को देखो यहाँ ड्राइंग के थ्रू समझा दिया, ठीक है, आया समझ में।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अभी तक तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशन। हम आप लोग को इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा हम वहां पे मार्जिनल को डिटेल्ड में आप लोगों को समझाएंगे। अभी बस इतना समझ लो कि अगर मान लो हम लोग किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को कम किए या एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो जितना पोर्शन एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं उतने ही पोर्शन में दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा। यही कहलाता है हम लोगों का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो समझना क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन कमोडिटी एक्स इज सिंपली दैट ऑफ अनदर कमोडिटी वाई that has to be left to produce an additional unit of one. Simply put, yani simply if the item of x to increase the production of y be producing one additional unit, we have to discard the another item. This is called marginal opportunity cost. इसका मतलब है अगर हम लोग के पास दो गुड्स है एक्स और वाई, हम लोग इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर हमको गुड्स एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो जितना गुड्स एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमको गुड्स एक्स का प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक गुड्स का जितना प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है उतने ही मात्रा में दूसरा गुड्स के प्रोडक्शन को हमको कम करना होगा, उतने में ही। यही कहलाता है मेरे लिए क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वन एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने के लिए जितना प्रोडक्शन हम इंक्रीज करेंगे गुड्स एक्स का, उतना ही हमको गुड्स वाई का प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा। तो यही जितना गुड्स एक्स डिक्रीज होगा उतना ही अपॉर्चुनिटी बन जाएगा किसके लिए? गुड्स एक्स के लिए। यही कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो अब देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। थोड़ा सा अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखो दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, देखो इस तरीके से इसको समझना ये है क्या, अच्छा से समझना इसको। ये देखो ए जीरो हो गया, एक्स हो गया, वाई। सपोज कर लो पहले प्रोडक्शन इतना होता था, ठीक है, इसको नाम दे दिए हम लोग वाई, इसको नाम दे दिए हम लोग एक्स। अब सपोज कर लो हमको क्या करना है, हमको गुड्स एक्स का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अगर गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन घटेगा, तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन घटा और गुड्स एक्स का प्रोडक्शन देखो बढ़ गया। गुड्स एक्स का वाई का प्रोडक्शन घटा और एक्स का प्रोडक्शन देखो क्या हुआ, बढ़ गया। इसी चीज को हम लोग जिस कर्व से दिखाते हैं या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक गुड्स का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही पोर्शन में दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन को कम करना होगा। यही कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन। आ गया समझ में? बस इतना ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा और इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इतने चीजों को अगर आपने अच्छा से कर लिया तो बस हो गया, इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ नहीं पूछेगा। और इतना कर लेने से आपका इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेनली इस चैप्टर से जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो वो बनता है सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई इज दिस अराइजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों अराइज होता है। दूसरा व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। या तो पूछ देगा हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस क्या होता है। नहीं तो पूछेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इसको ग्राफिकल तरीके से दिखाओ। या ये आप लोगों को पूछ देगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थ्योरी। बस इससे ज्यादा इस चैप्टर से और आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर का आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी करके इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। और ये इकोनॉमिक्स का सिर्फ लेक्चर वीडियो है, लेक्चर में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट सब चीज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप ट्राई करना कि अपने से आप नोट्स बना बना करके इसका रेडी रखना। और हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, हिंदी वालों को अलग पढ़ाएंगे, इंग्लिश वालों को अलग पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स का सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई
इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी लोगों का इकोनॉमिक्स सेम होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ सके और थोड़ा हम लोगों का चैनल बढ़ सके। हम आप लोगों के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट आप लोगों से कर सकते हैं कि आप लोग इतना करोगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।